हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 4 दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारी यूनिट का नाम क्या है? फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, अब इनमें कौन से बच्चे आते हैं? इनमें वो बच्चे आते हैं जिनको या तो किसी तरह की डिसेबिलिटी है या तो किसी तरह का डिसऑर्डर है। यानी हो सकता है उनके बॉडी पार्ट्स खराब हो, उनको देखने में प्रॉब्लम होती हो, उनको सुनने में प्रॉब्लम होती हो। तो इन्हीं डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमको एक डिसेबल्ड पर्सन से बात करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज कर सकते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं डिसेबिलिटी के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके कॉजेस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज असेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और फिर हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे कि डिसेबिलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, व्हाट इज डिसेबिलिटी? जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, जो कि है इम्पेयरमेंट, लिमिटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन। यानी किसी भी तरह का लिमिटेशन, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन जिसके कारण जो व्यक्ति है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो कॉग्निटिव हो सकती है, वो मेंटल हो सकती है, वो फिजिकल हो सकती है, वो सेंसरी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में क्या आता है? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके कारण जो इंसान है, जो बच्चा है, वो ना तो ठीक से लर्न कर पाता है, ना ठीक से रीजन दे पाता है, ना ठीक से बोल पाता है और ना ही ठीक से कम्युनिकेट कर पाता है। मेंटल डिसेबिलिटी रिलेटेड होती है ब्रेन से। फिजिकल डिसेबिलिटी रिलेटेड होती है बॉडी पार्ट से, चाहे वो अपर बॉडी हो चाहे वो लोअर बॉडी हो। सेंसरी डिसेबिलिटी वो होती है जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड होती है। हमारे कान, आँख, नाक, टंग, स्किन, ये सारे हमारे सेंसेस होते हैं और इनसे जुड़ी डिसेबिलिटी सेंसरी डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, affects a person's capacity to communicate, interact with others, learn and get about independently। यानी जब किसी बच्चे को, जब किसी इंसान को एक डिसेबिलिटी होती है तो वो ना तो ठीक से कम्युनिकेट कर पाता है, ना ठीक से इंटरैक्ट कर पाता है और किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाता है। अब ये जो डिसेबिलिटी होती है वो या तो बर्थ से ही किसी इंसान को हो या फिर अकर ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी किसी इंजरी के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण एक पर्सन जो है वो डिसेबल हो सकता है। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो डिसेबिलिटी होती है वो यूजुअली परमानेंट होती है। यानी एक बार अगर पाँव कट गया, हाथ कट गया, आंखों की रोशनी चली गई, आदमी बहरा हो गया, तो बहुत कम चांसेस है कि वो इंसान अब नॉर्मल हो पाएगा। इसीलिए जो डिसेबिलिटी होती है वो यूजुअली परमानेंट ही होती है। मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PSL, जो आपको एग्जाम में याद रखना है। P for physical disability, S for sensory disability and L for learning or cognitive disability। तो दोस्तों, फिजिकल डिसेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है वो डिसेबिलिटी जो हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो, वो हो जाती है हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी का मतलब होता है वो डिसेबिलिटी जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड हो।
ठीक है। और लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है वो डिसेबिलिटी जिसके कारण ना तो पर्सन लर्न कर पाता है, ना कम्युनिकेट कर पाता है, ना राइट कर पाता है, बेसिकली रिलेटेड विद ब्रेन, तो वो हो जाती है हमारी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है? वो डिसेबिलिटी जो हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, यानी हमारी बॉडी से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है वो होती है फिजिकल डिसेबिलिटी। अब वो डिसेबिलिटी अपर बॉडी पार्ट में भी हो सकती है या लोअर बॉडी पार्ट में भी हो सकती है, ठीक है। इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स मोबिलिटी एंड एबिलिटी टू यूज देयर अपर पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम। तो इसमें आ जाते हैं अपर लिम्ब डिसेबिलिटी और लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी। अब जब भी आप फिजिकल डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन करोगे, आपको एक वर्ड याद रखना है, वो है मैनुअल डेक्सटेरिटी। मैनुअल डेक्सटेरिटी का मतलब होता है टू यूज आवर फिंगर्स इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर। यानी जब आप मोबाइल में टाइपिंग करते हो तो आप कितने कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपने हाथों को यूज़ करते हो, या जब गिटार बजाते हो तो जो फिंगर मूवमेंट्स है कितनी कोऑर्डिनेटेड रहती हैं। तो जिस पर्सन को फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो अपनी हाथों को, अपनी उंगलियों को भी कोऑर्डिनेटेड मैनर में यूज़ नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल प्लेइंग गिटार, पेंटिंग और टाइपिंग एक्सेट्रा। तो जब भी आपको एक्सप्लेन करने को आएगा फिजिकल डिसेबिलिटी, आपको ये सब समझाना है। मूविंग ऑन टू सेंसरी डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी क्या होती है? जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड हो। हमारे सेंसेस क्या होते हैं? फोटो में देखिए, आँख, नाक, कान, टंग, स्किन, ये सारे हमारे सेंसेस होते हैं। तो इनसे जुड़ी जो डिसेबिलिटी होती है वो हमारी सेंसरी डिसेबिलिटी होती है। तो इसके कुछ सब पार्ट्स हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे, जिसमें पहली होती है स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी। अब सभी को पता है कि हमारी बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या करती है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, यानी ब्रेन से जो सारे मैसेजेस हैं वो बॉडी में लेके जाती है और बॉडी के जितने भी मैसेजेस हैं वो ब्रेन तक लेके जाती है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड इंजर हो जाती है तो वो हो जाती है सेंसरी डिसेबिलिटी, क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं वो खराब हो जाते हैं। It carries messages from brain to body and vice versa, mostly due to severe accidents। यानी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो मोस्टली एक्सीडेंट्स की वजह से खराब हो जाती है, ठीक है। अब हो सकता है वो पूरी तरीके से खराब हो जाए या फिर आधी अधूरी यानी पार्शली खराब हो जाए। अगर वो कंप्लीटली खराब हो चुकी है तो टोटल डायफंक्शन हो सकता है ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स, कैन लीड टू पैरालिसिस। तो जिस इंसान को पैरालिसिस हो जाता है उसको सेंसरी डिसेबिलिटी हो जाती है। और अगर वो पार्शली खराब हुई है, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी खराब हुई है, तो द मैसेज कन्वेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड आर नॉट कंप्लीटली लॉस्ट, ठीक है। अब ये जो डिसेबिलिटी होती है वो यूजुअली बर्थ डिफेक्ट के कारण ही होती है। मूविंग ऑन टू सेंसरी डिसेबिलिटी नंबर 2 इज ब्रेन डिसेबिलिटी, ठीक है। अब ब्रेन जो है हमारा, सारे जो मैसेजेस हैं वो तो ब्रेन को ही जाएंगे। ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो सभी को पता है। द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू ब्रेन। और अगर ब्रेन खराब हो जाता है तो हमको सेंसरी डिसेबिलिटी हो जाती है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। अक्वायर्ड ब्रेन इंजरी का मतलब है जब हमारा जो ब्रेन है उसको चोट लगती है किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। जब एक्सटर्नल फोर्स के कारण हमारा ब्रेन खराब हो जाता है, इंजर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। और दूसरी होती है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ट्रॉमेटिक का मतलब है किसी ट्रॉमा के कारण, किसी सदमे के कारण, ठीक है। हम सीरियल्स में देखते हैं सदमे के कारण याददाश्त ही चली जाती है, ठीक है। तो किसी सदमे के कारण जब हमारा ब्रेन खराब हो जाता है हम उसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं। और ये डिसेबिलिटी किसके कारण हो सकती है? या तो किसी इन्फेक्शन के कारण, या तो किसी ट्यूमर के कारण, या फिर किसी पर्सन का अगर एक्सीडेंट हो गया हो और तब उसका ब्रेन इंजर हो गया हो तो वो भी सेंसरी डिसेबिलिटी में ही आता है।
मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ विजन डिसेबिलिटी। ठीक है, अब आँखें जो होती हैं वो भी हमारे सेंसेस का एक हिस्सा है। तो जब हमारी आँख खराब हो जाती है, किसी की आइज़ खराब हो जाती है, उसकी आँखों की रोशनी चली जाती है, तो वो भी सेंसरी डिसेबिलिटी ही होती है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु सफ़र फ्रॉम माइनर टू सीरियस विजन डिसेबिलिटीज़। तो जब आँखों की रोशनी चली जाती है या कॉर्निया खराब हो जाता है, या हमने सुना है बहुत बार डायबिटीज़ की वजह से भी बहुत सारे आई कंडीशन, आई प्रॉब्लम होती है, तो वो भी विजन डिसेबिलिटी में ही आती है। नेक्स्ट इज हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है किसी इंसान को सुनाई नहीं देना, यानी उसकी सुनने की जो क्षमता होती है वो खराब हो जाती है, वो बहरा हो जाता है, जिसे हम डेफ कहते हैं। अब हो सकता है कि उसको बिल्कुल ही सुनाई देना बंद हो गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो कानों की मशीन आती है, हियरिंग एड होता है, उसकी वजह से उसे सुनाई अब देता है। तो या तो वो पार्शियली डेफ हो सकता है या फिर वो पूरी तरीके से ही बहरा हो चुका है। अब जो डेफ लोग होते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं? साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं। अब इसी में नेक्स्ट आती है हमारी कॉग्निटिव या लर्निंग डिसेबिलिटी, जो हमारी लास्ट डिसेबिलिटी है PSL में से। ऑल राइट, ये डिसेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों को होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है वो पर्सन जो ना तो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकता है, ना स्टोर कर सकता है, ना प्रोसेस कर सकता है। यानी ना तो वो इंफॉर्मेशन को ले सकता है, ना ही प्रोसेस कर पाता है, ना ही स्टोर कर पाता है। आप फोटो में देखिए, उस पर्सन की मेमोरी खराब हो जाती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाता है, अटेंशन ज़्यादा देर नहीं कहीं लगा पाता है, मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता है, रीडिंग राइटिंग नहीं कर सकता है, और उसको विजुअल कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होता है कि उसका बिहेवियर बार बार चेंज होता है, उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर नहीं होता है। जैसे हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम जान जाते हैं कि भाई ये इंसान ऐसा है या वो इंसान ऐसा है, लेकिन जिनको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है उनका बिहेवियर बार बार चेंज होता है, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर उनका नहीं रहता है। सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है उनका मूड बार बार चेंज होता है। ठीक है, जो पर्सन लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित होता है वो अनवांटेड एक्टिविटी या अनवांटेड एक्शंस भी करता है, मतलब बेवजह हंसना, गिगलिंग कर रहा है तो करते ही जा रहा है, बेवजह कर रहा है। ठीक है, या फिर हेलुसिनेशन भी उस पर्सन को होता है, यानी वो नई नई चीज़ें इमेजिन करने लगता है। अब इसी में आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, यानी जैसे वो इंसान मुझे मारना चाहता है ऐसा उस पर्सन को लगता है, और जब आप उसको प्रूफ भी लाकर दे देते हो कि भाई वो तुझे नहीं मारना चाहता, लेकिन फिर भी उस पर्सन को डिल्यूजन होता रहता है कि वो मुझे मारना चाहता है। तो हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम, डिल्यूजन की प्रॉब्लम उस व्यक्ति को होती है। हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ें देखने लगे, ऐसी चीज़ें सुनने लगे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स ब्रेन, थॉट प्रोसेस, पर्सनैलिटी एंड मेमोरी प्रेजेंट इन पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया से जो पर्सन पीड़ित होते हैं, सफ़र करते हैं, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। अब आप नीचे डेफिनेशन देखिए जो आपको लिखनी है एग्जाम में। लर्निंग डिसेबिलिटी मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू टेक इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट व्हाट दे नो। तो बेसिकली ना तो वो प्रोड्यूस कर पाते हैं इंफॉर्मेशन, ना तो प्रोसेस कर पाते हैं, और ना ही स्टोर कर पाते हैं। उनको डिफ़िकल्टी होती है इन रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसका कॉज क्या होता है? जेनेटिक हो सकता है, पेरेंट्स से आया हो बच्चे में, या फिर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, यानी जब जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के पेट में होता है तब उसको जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो आपको लर्निंग डिसेबिलिटी में नीचे दी गई डेफिनेशन को बताना है और इसके 3 पार्ट्स बताना है, दैट इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
मूविंग ऑन टू कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी के कॉजेज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जनरल कॉजेज हैं जो मैंने दिए हैं। आप हर डिसेबिलिटी में इन कॉजेज को लिख सकते हो। ठीक है, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट का मतलब है जब एक्सीडेंट हो गया और किसी का पाँव कट गया, हाथ कट गया, आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एक्सीडेंट के कारण उसको डिसेबिलिटी हुई है। किसी डिसीज के कारण, यानी बॉडी में इतना सारा डिसीज फैल गया है कि किसी का पाँव काटना पड़ा, तो वो क्या हो गई, डिसीज के कारण वो डिसेबिलिटी हो गई। जेनेटिक्स, यानी पेरेंट्स से बच्चे में आ गया। वॉर्स के कारण, यानी हमने देखा है, हमने किस्से भी सुने हैं कि जब वॉर्स होते हैं आपस में कंट्रीज में, तब जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उन पे इन ब्लास्ट का असर होता है और इन वॉर्स के कारण भी बहुत सारे डिसेबल्ड बच्चे पैदा होते हैं। माल न्यूट्रिशन के कारण, यानी ठीक से खाया पिया नहीं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स बच्चे को नहीं मिले जब वो छोटा था या माँ के पेट में था, जिसके कारण भी डिसेबिलिटी होती है। पेस्टिसाइड्स, यानी हम जो सब्जियां खाते हैं वो खेतों से आती है और खेतों में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, तो अगर हम पेस्टिसाइड से भरी सब्जियों को खा लेते हैं या बाय चांस ये पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर चले जाते हैं तो उसके कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है। और ये सारे जनरल कॉजेज़ हैं, आप हर डिसेबिलिटी के साथ इन कॉजेज़ को लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी हमने सारे डिस्कस कर ली, PSL उनके टाइप्स, और अब हम डिस्कस करेंगे कि डिसऑर्डर क्या होता है। तो दोस्तों, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोई चीज़ जब ऑर्डर में ना हो तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, एक ऐसी इलनेस होती है जो किसी के माइंड को और बॉडी को अफेक्ट करती है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम दैट इंटरप्ट्स नॉर्मल फंक्शन। तो डिसऑर्डर्स वो होते हैं, ये 90% मेंटल ही होते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसी इलनेस, ऐसी कंफ्यूजन जो किसी पर्सन को अपने नॉर्मल फंक्शन ना करने दे, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर जो होते हैं वो नॉर्मली एक तरह के अबनॉर्मैलिटी ही होती है। ठीक है, जैसे मुझे उठकर अगर पानी लेना है तो मैं क्या करूँगी, स्टेप्स क्या लूँगी, पहले उठूँगी, फिर चलूँगी, फिर पानी लूँगी। ये स्टेप्स हैं और ये लाइन में ही ऐसे होने चाहिए। लेकिन जब किसी पर्सन को डिसऑर्डर हो जाता है तो ये जो नॉर्मल फंक्शन है, हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है, ये इंटरप्ट हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं डिसऑर्डर। अब क्या क्या टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं? Types of disorders are ADHD, SPD, ASD, ODD and OCD। तो हम अब इनको डिटेल में समझेंगे। ये सारे ही डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए, पहला है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, तो बहुत बार एग्जाम में भी आता है। तो ये जो डिसऑर्डर होता है ये ब्रेन डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, और नाम में ही ये समझा रहा है कि ये क्या होता है। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट यानी अटेंशन की कमी होती है, हाइपर एक्टिविटी यानी वो इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, और डिसऑर्डर का मतलब ही है कि उसकी जो एक्शन होती है वो ऑर्डर में नहीं होती है। तो दोस्तों, जो पर्सन ADHD से सफ़र करता है उसका IQ जो होता है वो नॉर्मल ही होता है। ठीक है, लेकिन लोग बोलते हैं कि अरे इसको तो ADHD है इसलिए इसके स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मल IQ तो है ही, लेकिन जो पर्सन ADHD से सफ़र करता है उसका जो अटेंशन होता है वो बहुत कम स्पैन का होता है। वो ज़्यादा देर कहीं पर अटेंशन लगा ही नहीं पाता है, क्योंकि नाम ही सजेस्ट कर रहा है अटेंशन डेफिसिट, यानी अटेंशन की कमी है। तो यानी उसका अटेंशन कम है, अटेंशन कम है इसलिए कंसंट्रेशन कम है, और कंसंट्रेशन कम है इसीलिए उसकी पुअर परफॉर्मेंस होती है। समझ गए? तो ये आप लाइन समझिए कि नॉर्मल IQ तो है लेकिन अटेंशन की कमी है, अटेंशन की कमी है तो कंसंट्रेशन की कमी है, और कंसंट्रेशन की कमी है तो पुअर परफॉर्मेंस है। तो जो इंसान ADHD से सफ़र करता है उसमें हम एक पैटर्न को देख सकते हैं, और वो पैटर्न क्या होता है? ऑफ इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी
एंड इम्पल्सिविटी का मतलब होता है बहुत इम्पल्स होता है। इन अटेंशन का मतलब होता है वो इंसान एक टास्क में अटेंशन रख ही नहीं सकता, और रखता है तो उसका स्पैन बहुत कम होता है, उसका फोकस बहुत कम होता है। और हाइपर एक्टिविटी का मतलब है वो इंसान एक टास्क कर ही नहीं सकता है, थोड़ी देर एक टास्क करेगा फिर दूसरे टास्क में मूव कर लेगा, उसको करेगा फिर दूसरे टास्क पे चला जाएगा, ठीक है। रेस्टलेस होता है, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता है। द पर्सन कैन नॉट सिट स्टिल एट वन प्लेस। और इम्पल्स का मतलब है बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेना, डिसीजन लेना, जो बाद में उसके लिए हानिकारक साबित होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ADHD का। मान लो एक स्टूडेंट है क्लास में जो ADHD से सफ़र कर रहा है, और टीचर जो है क्लास में हर स्टूडेंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर रही है, पूछ रही है। तो वो जो स्टूडेंट है जो ADHD से सफ़र कर रहा है, वो इतना इम्पल्सिव रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा कि वो अपनी चांस का वेट ही नहीं कर सकता, और वो अपनी जगह पे ही ब्लैबर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो डिसऑर्डर होता है कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, कितना ज़्यादा इंटेंस होता है। तो जब आप इस डिसऑर्डर को समझाओगे, आपको याद रखना है इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। Example, in school, a student won't be able to wait for his or her turn and blabber answers. तो दोस्तों, what are the causes of ADHD disorder? ब्रेन इंजरी, यानी ब्रेन में इंजरी हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, तब ADHD हो सकता है। या फिर जब बच्चा अपनी मदर के पेट में हो और उसकी जो मदर है वो अल्कोहल और टबैको का यूज़ कर रही हो, या फिर वो बच्चा 9 मंथ्स में ना होकर उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई हो, या फिर उस बच्चे का जब बर्थ के टाइम पे जो वेट हो वो बहुत कम हो। तो ये सारे ही कॉजेज मिलकर ADHD को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको SPD भी बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे सेंसेस कौन कौन से हैं? आँख, नाक, कान, टंग एंड स्किन। तो इनसे जुड़े जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होते हैं। It is a condition in which the brain has trouble receiving and responding to information that comes in through the senses. यानी हमारे सेंसेस के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसमें प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम होता है। तो दोस्तों, आप फोटो में देख सकते हो कि उस बच्चे को कितनी सारी प्रॉब्लम है। कांट बी टच्ड और कांट बी टच्ड इनफ, यानी लोग जब उसको छूते हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो स्किन इज वन ऑफ आवर सेंसेस, तो उससे भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को पहचाना जा सकता है। मे बी सेंसिटिव टू लाइट, यानी ज़्यादा रोशनी से उसको प्रॉब्लम है, ज़्यादा साउंड से उसको प्रॉब्लम है, ज़्यादा छूने से उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसका जो कोऑर्डिनेशन रहेगा सेंसेस के बीच में वो भी बहुत ज़्यादा पुअर रहेगा। People with SPD are oversensitive to things in their environment, और उनकी जो एक्शन होती है वो अनकोऑर्डिनेटेड एक्शन या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड एक्शन होती है। अब ये जो बच्चे हैं जिनको SPD की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है खेलने में, बुक पढ़ने में, या ऐसी सभी चीज़ों में जहाँ पर सेंसेस का यूज़ होता है। तो उनको साउंड से प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा छूने से प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली सेंसेस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? जेनेटिक कॉज हो सकता है, या फिर जब बच्चा पैदा हुआ उसका बर्थ वेट बहुत कम हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी SPD को जन्म देते हैं। दोस्तों, हमारा थर्ड डिसऑर्डर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आता है कि व्हाट इज ASD। तो दोस्तों, ASD इज़ द नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी बच्चा जब डेवलप हो रहा है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो रही है, उसमें जब प्रॉब्लम आती है उसको ASD डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी बच्चे का पूरी तरीके से मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ऑलराइट, आप फोटो में देख सकते हो कि इसके 3 लेवल होते हैं,
ठीक है। पहले तो बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है सोशल इंटरेक्शन में, ठीक है, यानी उसको अभी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। लेकिन लेवल 2 में ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी सीवियर हो जाती है। अब यहाँ पर उसको सोशल प्रॉब्लम तो हो ही रही है, यानी उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो तो कम हो ही रहा है, लेकिन अब उसका जो बिहेवियर है वो रेपिटेटिव होने लगा है, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो लिमिटेड होने लगे हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी सीरियस होने लगी है और लेवल 3 पे ये जो प्रॉब्लम है सीवियर हो जाती है, यानी अब बच्चा सभी से दूर दूर रहने लगता है, किसी से बात नहीं करता है, उसके इंटरेस्ट लिमिटेड हो जाते हैं और अब ना तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है ना ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ASD को समझाएंगे हमको 3 पॉइंट याद रखने हैं। ऑनगोइंग सोशल प्रॉब्लम, यानी वो ज़्यादा सोशल नहीं होता, ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। लैक्स सोशल इंटरैक्शन, अब वो लोगों से अटैच होना उसने बंद कर दिया है, यानी ASD से पीड़ित जो बच्चा होता है वो अपनी मदर से भी नहीं अटैच होता है, ठीक है। इतना सोशल डिफरेंस आ जाता है, इतनी ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन में लिमिट आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है। और रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे हैंड रीडिंग, हैंड हिल रहा है तो हिल ही रहा है, हिल ही रहा है, इसी तरीके से उनके जो बिहेवियर होते हैं वो रेपिटेटिव हो जाते हैं। इट हर्ट्स द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फंक्शन सोशली एट स्कूल और वर्क और एनी एरिया ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो उसको होगी क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है, सोशल नहीं हो पा रहा है, उसके इंटरेस्ट लिमिटेड हो गए हैं और अब वो आखिरी स्टेज पे तो बहुत अकेला अकेला रहने लग जाता है। और ASD के कॉजेस क्या होते हैं? जेनेटिक भी हो सकते हैं, यानी हेरिडिटी के कारण भी हो सकते हैं, या फिर माइंड डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जिसको OPD भी बोलते हैं। It is a condition in which a child display an ongoing pattern of an angry or irritable mood, यानी हर समय वो बच्चा गुस्सा करते रहेगा, इरिटेट करता रहेगा, रूल्स ब्रेक करेगा, जानबूझ के आर्ग्यू करेगा, ठीक है। आप फोटो में भी देख सकते हो, वो बच्चा इजीली अनॉय हो जाता है, गुस्सा करता है, ठीक है, डेलिब्रेटली सबको जाके इरिटेट करता है, अनॉय करता है, उनसे लड़ता है और अपने अडल्ट्स के साथ, अपने साथियों के साथ भी वो लड़ाई करता है। तो दोस्तों इसमें स्टेजेस होती हैं, ऑल राइट, मैंने यहाँ पर मार्क भी करके रखा है। पहले वो सिर्फ गाली गलौज करेगा, ठीक है, वर्बल होता है, फिर होता है वर्बल प्लस फिजिकल, यानी अब गाली गलौज तो कर ही रहा है, आर्ग्यू तो कर ही रहा है, लेकिन अब मारपीट भी कर रहा है, ठीक है। तो वर्बल से हो जाता है वो वर्बल प्लस फिजिकल, और आगे जाके अगर OPD इंटेंस हो जाता है तो बच्चा एंटी सोशल हो जाता है, यानी अब वो किसी से बात नहीं कर रहा है, अकेले अकेले ही रहता है। और एक्सट्रीम कंडीशन में अगर OPD बहुत एक्सट्रीम पहुंच गया है तो बच्चे का क्रिमिनल माइंड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके कंडीशन क्या रहेगी? एक्टिवली रिफ्यूजेस टू कंप्लाई विथ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी रूल को वो नहीं मानेगा, उसको तोड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा स्टबन रहेगा, वो हर किसी से लड़ाई झगड़े करेगा, चाहे वो उसके साथी हों, चाहे वो अडल्ट हों, चाहे वो उसके माँ बाप हों। फेलिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो नहीं लेगा, इसी के कारण उसके दोस्त भी नहीं बन पाते हैं। इजीली अनॉयड, एंगर्ड और इरिटेटेड, और बच्चा रिवेंजफुल हो जाता है, बदला लेने की कोशिश करता है, उसको ऐसा लगता है कि सारे लोग मेरे दुश्मन हैं। तो जो बच्चा OPD से पीड़ित होता है उस बच्चे के माँ बाप क्या कर सकते हैं? पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं, सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं उस बच्चे को कि किस तरीके से उसको बाहर बिहेव करना है। और एंगर तो बहुत बड़ा इशू होता है OPD में, क्योंकि बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत इरिटेट होता है, हर किसी से जानबूझ के लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। तो एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हम उस बच्चे को करवा सकते हैं।
Moving on to our last disorder, which is OCD, that is obsessive compulsive disorder, जो बहुत लोगों को होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो वर्ड हैं, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। ऑब्सेसिव का मतलब होता है थॉट्स और कंपल्सिव का मतलब होता है एक्शंस। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इंसान को बहुत सारे थॉट्स बार 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 आते रहते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं थॉट्स। तो इंसान क्या करता है, उन थॉट्स से मुक्ति पाने के चक्कर में एक्शन को करता है कि चलो यार इस एक्शन को करके मुझे इस थॉट से मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो साइकिल ख़त्म ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान को लगता है मेरे हाथों में कीटाणु है, बैक्टीरिया है। अब वो जो थॉट है उसके मन में चलता ही रहेगा, मेरे हाथ गंदे, मेरे हाथ गंदे, मेरे हाथ में वायरस है, मेरे हाथ में वायरस है, रिपीटेटिव उसके माइंड में चल रहा है। तो वो क्या करता है, अरे यार हाथ धो लेता हूँ ताकि ये जो थॉट्स हैं मेरा पीछा छोड़े, ठीक है। तो वो क्या करता है, हाथ धो लेता है। जब वो हाथ धो लेता है फिर वही थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं, मेरे हाथ गंदे, फिर वो हाथ धोता है, हाथ गंदे, हाथ धोता है, हाथ गंदे, हाथ धोता है। तो क्या होता है, ये जो साइकिल है चलती जाती है, जिसको OCD बोलते हैं। इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर वेयर पीपल फील द नीड टू चेक थिंग्स रिपीटेडली। यानी हाथ धोने की जो OCD की प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार लॉक चेक करने की OCD की प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ों को काउंट करने की OCD की प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली वो ऐसा मानते हैं कि ये हमारा रिचुअल है, इसके बिना हम जिंदगी को नहीं जी सकते। और ये एक्टिविटीज़, ये थॉट्स, ये एक्शंस उनकी इतने लेवल पे बढ़ जाती है कि उनकी जो आम जिंदगी है वो अब खराब होने लगती है। परफॉर्म सर्टन रूटीन्स रिपीटेडली और हैव सर्टन थॉट्स रिपीटेडली, जो कि अनवांटेड थॉट्स होते हैं। थॉट्स भी ऐसे नहीं कि कोई काम के, ओके। टू गेट रिड ऑफ थॉट्स अ पर्सन डज द सेम टास्क अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल, हैंड वॉशिंग, काउंटिंग थिंग्स, चेकिंग इफ द डोर्स आर क्लोज्ड और नॉट। तो ये जो OCD की प्रॉब्लम है वो एक लॉन्ग टर्म इलनेस हो सकती है और वो इंसान की डेली लाइफ को हैम्पर करती है। तो दोस्तों ये थे हमारे डिसऑर्डर्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल कॉजेस क्या हो सकते हैं डिसऑर्डर्स के, और ये आप हर डिसऑर्डर को समझाने के बाद लिख सकते हो। तो पहला है योर जीन्स एंड फैमिली हिस्ट्री, यानी हेरिडिटी से जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो पेरेंट्स के थ्रू। योर लाइफ एक्सपीरियंसेस सच एज स्ट्रेस और अ हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़। तो किसी पर्सन की अगर हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ है, बहुत स्ट्रेस लेता है, तो भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज केमिकल इम्बैलेंसेस इन द ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अ ट्रोमैटिक ब्रेन इंजुरी, किसी इंजुरी के कारण अगर ब्रेन डैमेज हुआ हो तो भी डिसऑर्डर हो सकता है। अ मदर्स एक्सपोजर टू वायरसेस और टॉक्सिक केमिकल्स वाइल प्रेग्नेंट, यानी जब बच्चा मदर के पेट में हो और मदर ने किसी टॉक्सिक केमिकल्स को कंज्यूम कर लिया हो या किसी वायरस का शिकार हो गई हो। हैविंग फ्यू फ्रेंड्स एंड फीलिंग लोनली और आइसोलेटेड। तो हमको पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है और ऑलरेडी अगर लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं तो इन चीज़ों के कारण भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं जो लोगों को हो जाते हैं। हैविंग अ सीरियस मेडिकल कंडीशन लाइक कैंसर। सो कैंसर तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कितना डेंजरस डिसीज़ है, उसके कारण भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड लास्ट इज यूज़ ऑफ अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग्स। सो अल्कोहल और ड्रग्स के कारण भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में, यानी जब हम किसी डिसेबल पर्सन से बात कर रहे हैं हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑन हाउ टू अप्रोच पीपल विथ डिसेबिलिटीज। टॉक डायरेक्टली, नो लैंग्वेज इंटरप्रेटर, यानी आप किसी लैंग्वेज इंटरप्रेटर को लेके मत जाइए। अगर वो इंसान बात नहीं कर पाता है आपको डायरेक्टली ही उससे बात करनी चाहिए, चाहे साइन लैंग्वेज में करो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है कि आप पहले से ही किसी इंटरप्रेटर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ऑफर टू शेक हैंड्स, उनसे हाथ ज़रूर मिलाएं। डोंट टच और लीन ऑन अ व्हील चेयर, अगर किसी का पैर खराब है और वो व्हील चेयर पे है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप उसकी चेयर पर लीन करें। ऑल राइट, लिसनिंग टू देम केयरफुली, यानी वो जो भी बात करते हैं उनको ध्यान से सुनिए।
ऑफर फॉर हेल्प और असिस्टेंस, यानी अगर आप देख रहे हैं कि उनको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, एक पर्सन जो व्हील चेयर पे है वो प्रॉपरली कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको असिस्ट ज़रूर कर सकते हैं। स्पीक क्लियरली और यूज साइन लैंग्वेज, यानी अगर कोई बोल नहीं सकता है तो आप साइन लैंग्वेज के थ्रू उससे बात कर सकते हैं। एड्रेस देम बाय देयर फर्स्ट नेम, जैसे हम लोग कोई इंसान मोटा होता है तो उसको ए मोटू ऐसे करके चिढ़ा देते हैं, कोई चल नहीं पाता है ठीक से, कोई देख नहीं पाता है तो हम उसको बहुत सारे नाम से पुकार लेते हैं, जो हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे उनकी जो मेंटल स्थिति है वो खराब होती है, इसलिए जो उनका नाम है आप उनको उसी से पुकारिए। रिलैक्स व्हाइल असिस्टिंग और हेल्पिंग देम, ठीक है, पहले तो अगर उनको हेल्प चाहिए तो उनसे पूछिए कि क्या आपको हेल्प चाहिए, डायरेक्टली जाके हेल्प मत करिए। और अगर वो बोल देते हैं कि उनको हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बहुत ही रिलैक्स तरीके में उनकी हेल्प करिए। लास्ट है हमारा स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब किसी का हाथ खराब है, पैर खराब है, दिखता नहीं है, बोल नहीं सकता है, तो ये सारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में आते हैं, और हम किस तरीके से उनको एनकरेज कर सकते हैं उसी के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। मेडिकल चेकअप, यानी प्रॉपरली उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। एक्टिविटीज़ मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, जैसे अगर किसी का पैर खराब है और उसको चेस में इंटरेस्ट हो तो हम उसको चेस भी खिला सकते हैं। इक्विपमेंट्स शुड बी एसेसिबल टू नीडी चिल्ड्रन, अगर हम उनको बाहर ले जा रहे हैं स्पोर्ट्स खिलाने के लिए तो उनको जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो हमको उनको मुहैया कराने चाहिए। उनके लिए एक रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए। रूल्स अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी एंड नीड्स, यानी अगर उनको किसी तरीके की डिसेबिलिटी है तो रूल्स भी उनके हिसाब से ही होना चाहिए, एक रेगुलर पर्सन की तरह रूल्स नहीं होने चाहिए, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग रूल्स होने चाहिए। ट्रेनिंग लोड शुड बी स्लोली इंक्रीज्ड, अब किसी को सुनाई नहीं देता है तो हम उसको नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग दूसरी तरीके से होगी और उसका लोड धीरे धीरे ही इंक्रीज करना चाहिए। एनकरेजमेंट फ्रॉम स्पेक्टेटर्स, अगर आप डिसेबल्ड पर्सन का मैच देखने गए हो, जैसे क्रिकेट मैच देखने गए हो, तो आपको एनकरेज करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन अंडर एक्सपर्ट्स, जब भी डिसेबल्ड पर्सन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स ज़रूर होना चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। वेल इंस्ट्रक्टेड एंड ट्रेंड प्रॉपरली, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, उनको प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए, ऑल राइट, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, हो सकता है उनका बॉडी पार्ट खराब हो, उनको दिखाई नहीं देता हो, सुनाई नहीं देता हो, तो उनको प्रॉपरली ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट इज मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट फ्रीली, यानी हमको खुले दिल से उनको स्वीकार करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए कि वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। मूविंग ऑन, हम जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी वी डिस्कस्ड। 3 टाइप की डिसेबिलिटी होती है, फिजिकल, सेंसरी और लर्निंग डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है वो हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड होती है, चाहे वो हमारा अपर बॉडी पार्ट हो या लोअर बॉडी पार्ट हो। सेंसरी डिसेबिलिटी जो होती है हमारी सेंस से रिलेटेड होती है, यानी हमारी आँख, नाक, कान, टंग और स्किन से रिलेटेड होती है। और लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है, जिसमें जो बच्चा है ना तो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर पाता है, ना प्रोसेस कर पाता है, ना ही स्टोर कर पाता है। और डिसऑर्डर हमने डिस्कस करे हैं ADHD, जिसमें अटेंशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है और वो बहुत ही इम्पल्स नेचर का होता है। SPD में जो बच्चा होता है उसको अपने सेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ASD में जो बच्चा होता है वो एंटी सोशल हो जाता है, ज़्यादा सोशल नहीं हो पाता है और उसको सोशल होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ODD में जो बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो वर्बल फाइट करता है, वर्बल फिजिकल करता है और उसके बाद जाके क्रिमिनल माइंड भी बन सकता है। OCD में बार बार रिपीटेड थॉट्स और रिपीटेड एक्शंस की प्रोसेस होती है और इसी को OCD बोलते हैं।
तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी जो होती है वो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल या फिर इनके कॉम्बिनेशन में हो सकती है, लेकिन डिसऑर्डर जो होता है वो मोस्टली मेंटल ही होता है। डिसेबिलिटी में बहुत कम चांसेस होते हैं कि इंसान जो है 100% रिकवरी कर ले, बहुत ही कम चांसेस होते हैं रिकवरी करने के। एक बार अगर हाथ पांव चले गए, आंखों की रोशनी चली गई, सुनने की क्षमता चली गई, तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो इंसान अब नॉर्मल हो पाएगा। लेकिन डिसऑर्डर में चांसेस होते हैं कि इंसान जो है ओपीडी से अगर सफ़र कर रहा है, ओडीडी से सफ़र कर रहा है, तो वो नॉर्मल हो जाए। ये जो डिसेबिलिटी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, फिजिकल, सेंसरी और कॉग्निटिव। डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि ASD, SPD, ADHD, ODD एंड OCD। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी तरफ से इस यूनिट का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम।